In this video, I will explain you what is the history of insurance in India. In the last three videos, I have explained what is risk, what are the financial implications of risk, what is insurance, what is the function of insurance, and what is its functions. Okay, so if you haven't watched those videos, go and watch them. Okay, so just read what is written. It's mentioned that in India, insurance has a deep rooted history. It finds mention in the writings of Manu, Yagnavalkya, and Kautilya. The writings talk in terms of pooling of resources that be redistributed in the times of calamities such as fire, floods, epidemics, and famine. This was probably a precursor to modern day इंश्योरेंस। इसका मीनिंग ये है कि इंडिया में इंश्योरेंस की डीप रूटेड हिस्ट्री है, मतलब कि जो इंडिया में इंश्योरेंस की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही डीप रूटेड है। देन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें राइटिंग्स ऑफ मनु एंड यज्ञवल्क्य एंड कौटिल्य, ये सारी जो बुक्स हैं इन सब की राइटिंग्स में भी जो सब मतलब कि इन सारी बुक्स का जो कंटेंट है उसमें भी हमें इंश्योरेंस के बारे में मिला है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द राइटिंग्स टॉक इन टर्म्स ऑफ पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि इन बुक्स में ये मेंशन है कि कलेक्शन हो रिसोर्सेस का जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़। यहाँ पे मेंशन है ना कि द राइटिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़। सो पुलिंग का बेसिकली मीन्स क्या होता है? टू कलेक्ट। ओके, सो इसका मीनिंग ये है कि इन सारे की जो थ्री बुक्स हैं जो मेंशन है यहाँ पे, जिनके नेम्स, इनके कंटेंट में इंश्योरेंस के बारे में मेंशन था। और क्या मेंशन था कि रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाए जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकें, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाए लोगों के बीच में जब कोई कैलामिटी आए। ठीक है, और कैलामिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि फायर, फ्लड, एपिडेमिक्स एंड फेमाइन। जैसे कि फेमाइन हो जाता है ना, सूखा पड़ना, देन कहीं पे आग लग जाए और फ्लड्स आ जाएं। ठीक है, तो जब ऐसी क्राइसिस का दौर हो, ऐसा क्राइसिस का टाइम हो, तो उस टाइम में ये जो हमने जो सारे रिसोर्सेज को पुल किया होता है, कलेक्ट किया होता है लोगों से, वो हम उन्हीं लोगों को मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में। देन दिस वॉज अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न डे इंश्योरेंस, और ये एक प्रीकर्सर है मॉडर्न डे इंश्योरेंस का। जो ये आज का इंश्योरेंस है ये उसका एक प्रीकर्सर है। ओके, देन हमारे नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? 1880 saw the advent of life insurance business in India with the establishment of the Oriental Life Insurance Company in Calcutta. This company, however, failed in 1834. So, इस पैरा में ये मेंशन है कि 1880 saw the advent of life insurance business in India. एडवेंट का मतलब क्या होता है? अराइवल, किसी चीज़ का आना। ठीक है, 1880 ये जो टाइम था, 1880 जो ईयर था, इसने देखा था अराइवल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि 1818 ही में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हमारे इंडिया में आया था। और कैसे ये आया था? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आया था किसके इस्टेब्लिश होने से? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब हमारी इस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में, तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस था वो हमारे इंडिया में आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, देन ये जो कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में 1818 में, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये फेल हो गई थी 1834 में। ओके, then in 1829 the Madras Equitable had began transacting life insurance business in Madras Presidency. So इसका मतलब क्या है कि 1829 में जो मद्रास इक्विटेबल था उसने, ट्रांजैक्टिंग का मतलब होता है कंडक्ट और कैरी आउट बिजनेस, उसने कंडक्ट
ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्ट या फिर कैरी आउट करवाना बिजनेसेस को। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को जो मद्रास इक्विटेबल थे उन्होंने सेटअप कराना शुरू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। Then 1870 saw the enactment of British Insurance Act, and in the last 3 decades of the 19th century, the Bombay Mutual, Oriental and the Empire of India were established in Bombay Residency. So क्या लिखा हुआ है कि 1870 in the year 1870 में जो एक्ट था, ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट था, वो एक्ट हुआ था, मतलब कि वो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। और लास्ट 3 डिकेड्स, जो लास्ट 3 साल थे, मतलब कि डिकेड क्या होता है, 10 ईयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिकेड। तो ऐसे ही 10 डिकेड्स 19th सेंचुरी के लास्ट के, उसमें बॉम्बे म्यूचुअल, ये हमारी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, एम्पायर ऑफ इंडिया, ओरिएंटल, ठीक है। ये 3 कंपनीज हमारे बॉम्बे रेसिडेंसी में लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। देन this era, however, was dominated by foreign insurance offices which did good business in India, namely Albert Life Assurance, Royal Insurance, Liverpool, and London Globe Insurance, and the Indian offices were up for hard competition from the foreign companies. So क्या लिखा है कि इस एरा में, इस पूरे दौर में, इस पूरे पीरियड में क्या था, जो फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेस थे उन्होंने डोमिनेट कर रखा था, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। और जो ये सारी कंपनीज थी, एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, इन सारी कंपनीज में ये सारी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज थी, बट इन्होंने ऑफिसेस थे, बट इन्होंने इंडिया में अच्छा काम किया था। और जो इंडिया के ऑफिसेस थे, जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो बहुत ही हार्ड कंपटीशन, मतलब कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो था वो बहुत बढ़ गया था, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है, ओके। देन व्हाट्स रिटन इन 1914 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग रिटर्न्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो जो लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनीज एक्ट था वह 1912 का, वही फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर था जिससे कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सकता था, ठीक, किया जाता, उसके ये फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर था। देन in 1928, the Indian Insurance Companies Act was enacted to enable the government to collect statistical information about both life and non-life businesses transacting in India by Indian and foreign insurers, including provident insurance societies. So, लिखा हुआ है कि 1929 में जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसने कि गवर्नमेंट को ये राइट दिया था, गवर्नमेंट को एनेबल किया था कि वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। किसके बारे में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन? लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस जो कैरी आउट हो रहे थे इंडिया में, उनके बारे में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके गवर्नमेंट। तो ये राइट किसने दिया था? ये राइट द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराया था, ठीक है। देन इन 1938 with the view of protecting the interest of the insurance public, the earlier legislation was consolidated and amended by the Insurance Act 1938 with comprehensive provisions for effective control over the activities of insurers. So यहाँ पे mention है कि 1938 में इस इरादे से कि जो इंश्योरेंस पब्लिक है, जो लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, उन लोगों का जो वो पैसा है, उसको प्रोटेक्ट करा जाए। तो इसलिए जो पहले की लेजिस्लेशन थी उसको कंसोलिडेट की थी। और ये सब सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे थे? कौन कर रहा था? ये इंश्योरेंस
एक्ट कर रहा था 1938 ही का, with the comprehensive provisions for effective control over the activities of insurers। और इसमें इसके साथ कुछ comprehensive measures भी थे, जिससे कि ये provisions भी थे जिससे कि ये जो इंश्योरर्स हैं उनको उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। ठीक है। द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950 abolished principal agencies. However, there were a large number of insurance companies and the level of competition was high. There were also allegations of unfair trade practices. The government of India therefore decided to nationalize insurance business. Okay. सो जो हमारी इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट था 1950 का, उसने जो प्रिंसिपल एजेंसीज थी उन सबको एबॉलिश कर दिया था, उन सबको बंद कर दिया था। तब भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस कंपनीज थी और जो कंपटीशन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। ठीक है। देन देयर वर एलिगेशंस, मतलब कि इतने ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी इंश्योरेंस में कि वहाँ पे चारों तरफ मतलब प्रोटेस्ट और यही सब एलिगेशंस हो रही थी इंश्योरेंस के ख़िलाफ़। ठीक है, अगेंस्ट में। देन इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने डिसाइड किया कि इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया जाए। Okay, so that's all for today. In the next video, I will discuss the history of general insurance. Okay, till then, revise all the previous topics.